हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज से बेटा मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के वीडियो लेक्चर सीरीज। और आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये तो नहीं पता कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट डेफिनेटली हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से आपको प्रीलिम्स के साथ रिलेटेड जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब मेंस में आपने लिखना है देन फ्रॉम वेयर विल यू गेट डाटा, तो आपको यहाँ पे डाटा मिलता है। और इसके अलावा इनफैक्ट जो मेंस के क्वेश्चंस की ओरिएंटेशन है वो उसके लिए जो आपके क्लूज है वो भी कहीं ना कहीं आपका जो पेपर सेट करता है वो टीचर इकोनॉमिक सर्वे से लेता है। तो इस वजह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको डेफिनेटली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट को कवर करना चाहिए। उसके साथ ही मुझे ये भी पता है बेटा कि इसको कवर करना आसान नहीं है। एज अ स्टूडेंट इनफैक्ट आपको नहीं पता चलता कि कौन सी चीज को कवर करना है, कितनी डेप्थ में जाना है और किसको छोड़ देना है, क्या चीज जो है वो रेलिवेंट है और कौन सी चीज जो है वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो इन सब पचड़ों से बचने के लिए आप सिंपली क्या करो, वीडियो लेक्चर सीरीज देखो। बस यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्टली क्लैरिटी देने वाली हूँ हर एक कॉन्सेप्ट की, जितनी जरूरत है, जितनी डेप्थ में जाना है उतना। प्री और मेंस ओरिएंटेशन दोनों ही रहेंगी मेरी पढ़ाते हुए। तो आप सिंपली वीडियो लेक्चर को देखो। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देती हूँ, वहां से आप उतनी ही सॉफ्ट कॉपी लो। कंप्लीट आपको जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल है ई फॉर्म के अंदर इकोनॉमिक सर्वे, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। दैट इज अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू पीपल, बिकॉज उसको पूरा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको मेंस में डाटा लेने में मदद मिलेगी, जहां से मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्लस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजों को फोकस करते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो लेकर आनी है। और आज इसका जो है वो फर्स्ट हमारा अभी लेक्चर है। और इसमें सबसे पहले मैं प्रीफेस के साथ रिलेटेड, क्योंकि प्रीफेस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। और इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इट्स मोर ऑफ योर ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की बातें ज्यादा हो रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी हमें बहुत ज्यादा चीजें लर्न नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स का मेंशन आया है, कहीं ना कहीं वो चीजें जब आप इकोनॉमी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तब आपके लिए वो काम आ सकती हैं। प्रीलिम्स में यहां से अगर वो चाहे तो क्वेश्चंस उठा के डाल सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ बेटा। थोड़ी सी जनरल बातचीत कर लेते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, सो इसको टेबल किया है on 31st of January 2025 एंड प्रिपेयर कौन करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर द गाइडेंस ऑफ आपका कौन होता है हमेशा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और एट द मोमेंट कौन है, दैट इज योर अनंथा नागेश्वरन। नाउ यहां पे बेसिकली जनरल बातचीत क्या की गई है प्री फेज के अंदर, ड्राइविंग डोमेस्टिक ग्रोथ विद रेजिलियंस एंड थ्रू डीरेगुलेशन। डोमेस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रेजिलियंस लेकर आ रहे हैं, किसके साथ, डीरेगुलेशन के साथ। तो ये जनरल सा प्री फेज का हेडिंग है और उसके अंदर जो मेन बातें की गई हैं आप डिस्कस करते हैं एक एक करके। Lowering the cost of business through deregulation will make a significant contribution to accelerate economic growth and employment amidst unprecedented global challenge। ग्लोबल चैलेंज आपका चल ही रहा है, कैसे चल रहा है इसके बाद वाले पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में प्रीफेस के अंदर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ये कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट है उसको कम करें, डीरेगुलेशन लाके, जिससे कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो उसकी आपके बिजनेस की, किसमें, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आए, उसके साथ ही इंप्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो पाए। 2024 was the year of election। 2024 में इलेक्शन का टाइम पीरियड था, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ पे 3 बिग इकोनॉमीज की बात की गई है जहाँ पे इलेक्शंस हुए, दैट इज योर इंडिया, अमेरिका एंड इंडोनेशिया। सो फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इंडोनेशिया के भी इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइट। देन यूरोप के बारे में बात हुई है। यूरोप फेसेस बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो यूरोप के अंदर भी काफी अनसर्टेनिटी चली है, जिस तरह की यूरोप बिगेस्ट इकोनॉमी इंजन जर्मनी एक्सपीरियंस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो जर्मन की इकोनॉमी में इनफैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्शन मिली। अब ये क्या है, जर्मनी की इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जब आपको अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंट
ग्रोथ इन इंडिया विद इन द ग्लोबल सिनेरियो, तो वहां पे आप ये रेफरेंसेस दे सकते हो, ये बातें कर सकते हो जर्मनी की विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे। बट क्या इसको लेकर डिटेल में जाने की जरूरत है? नहीं। किस चीज पे ध्यान देना है, कौन कौन से कंट्रीज का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में आया है, सिर्फ हमने इस बात के ऊपर ध्यान देना है। Now France has had political uncertainty due to developments in the wake of snap election called there. तो फ्रांस के अंदर भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, यूके के अंदर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट हुआ, एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप द लेबर पार्टी केम इन ऑफिस एंड विद फिस्कल प्रेशर एंड स्लोइंग इकोनॉमी। यूके में ऑलरेडी ही इकोनॉमी काफी स्लो चल रही थी। In general, Europe is facing competitiveness pressure amidst much higher energy cost. ओवरऑल यूरोप के अंदर ये बोला जा रहा है कि वहां पे ऑलरेडी ही कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसका प्रेशर चल रहा था, उसका मेन कारण है वहां पे हायर एनर्जी कॉस्ट जो उनको फेस करनी पड़ी। क्यों? इन द पार्ट बाय ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि प्रेशर है बहुत ज्यादा कि सारे कंट्रीज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएं। To a large extent, these developments have affected the global economy, and the index of global economic activity of the Federal Reserve Bank of Dallas has been volatile since the pandemic began, slowing at the end of 2023. तो यहाँ पे एक नया इंडेक्स है जिसका जिक्र हुआ है, इंडेक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये किसका इंडेक्स है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डैलस ऑफ यूएसए। तो थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में जो है वो हमें जान लेना चाहिए, ये क्योंकि कहीं पे भी कुछ रिपोर्ट्स हैं या इंडेक्सेस है, वो अगर कहीं पे किसी भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में उसका रेफरेंस आता है तो हमें डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। इट्स ऑलवेज सजेस्टेबल। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और मेंस में तो हमें थोड़ा बहुत और कहीं से ग्लोबल इकोनॉमी में लिखने के लिए रेफरेंस मिल जाए तो इट्स ऑलवेज गुड। तो इकोनॉमिक सर्विस का अपना ही रेफरेंस है, और फर्दर उसमें अगर हमें जरूरत पड़े तो हम एक आध लाइन में डिफरेंट इंडेक्सेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी भी बात कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डैलस फेडरल इंडेक्स ऑफ ग्लोबल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो IGREA इन शॉर्ट, इंडेक्स ऑफ ग्लोबल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, IGREA, ये आपका इंडेक्स है। एंड द इंडेक्स ऑफ ग्लोबल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज डेवलप्ड बाय लुत्ज किलिन, सीनियर इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर एट फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डैलस। तो ये इन्हीं के नाम से ही, एक तरह से किलियन जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके नाम से ये जो है वो पॉपुलर हुआ है। ये आपके रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए, इस इंडेक्स को बनाने के लिए। एंड इन हिज रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस, इवन मैरियो द्रागी रोट, और एक और आपकी रिपोर्ट का जिक्र आया है, दैट इज द्रागी रिपोर्ट। उसके अंदर ये बोला गया है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टेबल जियोपॉलिटिक्स we had no reason to be concerned about rising dependencies on the countries we expected to remain our friend. जब आपका जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही थी उस टाइम पे तो बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज आपके फ्रेंडली नेशंस हैं, उन सबके साथ आपका ट्रेड बैलेंस हर चीज सही ढंग से चल रहा था। बट द फाउंडेशन ऑन विच वी बिल्ड आर नाउ बीइंग शेकन, लेकिन अब वो फाउंडेशंस वीक हो चुकी हैं, बिकॉज हमें पता है अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे दो मेजर वॉर जोन्स बनी हुई हैं, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन, और दूसरी तरफ इजराइल पैलेस्टीन, और वो हमारी अरेबियन नेशंस, ये भी हमारा एक वॉर जोन चल रहा है। Now, but the foundation on which it is being shaken, the previous global paradigm is fading. The era of rapid world trade growth looks to have passed. तो जो कंप्लीट सब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ हो रही थी वो अब नहीं रही, और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, दैट इज चेंज ऑफ पॉलिटिकल रिजीम विद इन यूएसए ऑल्सो, है ना। सो इस वजह से विद द ईयू कंपनीज फेसिंग बोथ ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम अब्रॉड, इस वजह से इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो उनकी कंपनीज हैं उनको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल कंपटीशन अब्रॉड एंड लोअर एक्सेस टू ओवरसीज मार्केट्स, और उनका एक्सेस भी जो है वो कम हुआ है। Now, economic survey talked about even Draghi report. तो इसी वजह से because economic survey में इस रिपोर्ट की जिक्र आया है तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेना चाहिए। The Draghi report is a 2024 report addressing European competitiveness and the future of European Union. इस रिपोर्ट के अंदर मेनली यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में ही बात की गई है, एंड ऑथर्ड बाय फॉर्मर ECB, European Central Bank President and former Prime Minister of Italy, that is Mario Draghi. So इनके नाम से ही Draghi इंडेक्स बना है, and it was one of the two widely anticipated reports on European Union reform in 2024. और इन रिफॉर्म के अंदर एक और रिपोर्ट को भी लिया, that is your Letta report. इनके नाम याद कर लीजिए,
किस बंदे की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, क्या बेसिकली इसके अंदर क्राइटेरिया है जिसके बारे में बात की जा रही है, इतना जस्ट आपको डीपर जाना है। बस दैट्स इट फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस। मेंस में अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमी में अगर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है फ्रॉम द ग्लोबल एस्पेक्ट तो वहां पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। आधी लाइन में आप इसका नाम अगर लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इतना ही जस्ट हमने डीपर जाके लर्न करना है। The parts of the Draghi report proposal had already been adopted by European Commission। इसको ऑलरेडी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। एंड फॉर द वर्क प्रोग्राम ऑफ 2024 से लेके 2029 टर्म के लिए इनफैक्ट उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। और उनके प्रेसिडेंट कौन है? फॉर प्रीलिम्स पर्पस आपको ये नाम याद कर लेना है, दैट इज यूवी लेन, LEYEN। इतना भी याद कर लेंगे, दैट इज एनफ। The Draghi report urges the EU to foster more investments to increase European productivity। तो ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करो यूरोपियन नेशन के अंदर। The report proposes new prudential rules for banking and institutional investors to facilitate risky investment। इनफैक्ट नए रूल्स की भी बात कर रही है रिगार्डिंग बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। And he wrote that European Union needs far more coordinated industrial policy। Even European nations के अंदर भी और अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो लेके आए, मोर रैपिड डिसीजंस एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट लेके आए इफ इट वांट्स टू कीप पेस इकोनॉमिकली, ताकि यूरोपियन यूनियन भी अच्छे से, यूरोपियन नेशंस भी अच्छे से ग्रो कर सके। किसके साथ? इन कंपैरिजन टू, इन अपोजिशन टू, ऑब्वियसली उनके राइवल्स कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। द रिपोर्ट ऑन यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस कुड इजीली हैव बीन रिटन फॉर इंडिया। तो अब इकोनॉमिक सर्वे आगे ये कह रहा है कि इसी तरह की बातें ही इनफैक्ट हम इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस साइटेड देयरइन अप्लाई टू इंडिया एक्सेप्ट दैट इंडिया इज एन एस्पायरिंग नेशन। तो जो बातें यूरोपियन नेशन की रिपोर्ट में आपने पाई हैं वो सारी बातें इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम थोड़े से बेटर हैं बिकॉज हमारे पास, हम एक एस्पायरिंग नेशन है और हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैज द कुशन ऑफ अ हायर पर कैपिटा इनकम। तो यूरोपियन यूनियन के पास, उन नेशंस के पास क्या अच्छी चीज है? उनके पास हायर पर कैपिटा इनकम है। यूरोप इज बाय एंड लार्ज एजिंग, लेकिन वो एज कर रहे हैं। बट इंडिया हैज मोर यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बट हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। ये हमारा बेटर एज है। नाउ दैट इज एन एडवांटेज बट इट कम्स विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यूथफुल डेमोग्राफी होना आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज अगर उन हाथों को अच्छे से आप जॉब्स दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, तभी फायदा होगा उन ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो अनफॉर्चुनेटली हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। Now, this is the global backdrop for India as it seeks to steady and sustain the growth monument that the economy has experienced post-COVID। तो post-COVID में जो हमने मूवमेंट अब बनाया था वो हमारा मोमेंटम जो है वो चलता रहे, इस बात के लिए हमें ध्यान रखना है। इंडिया फेसेस लिमिटेशन इन प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल गुड्स एट द स्केल। तो हम इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस एरिया में फेस कर रहे हैं? क्रिटिकल गुड्स प्रोड्यूस करने में एट द स्केल एंड क्वालिटी ऑल्सो required to serve the infrastructure and investment need of an aspiring economy। तो हमारे लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है बार बार? एस्पायरिंग इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए हमें जो है वो कमी महसूस हो रही है क्रिटिकल गुड्स की। वो क्वांटिटी एज वेल क्वालिटी दोनों ही फॉर्म में हमें उसकी कमी महसूस हो रही है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया हैज लो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द सोलर एनर्जी सेक्टर फॉर की कंपोनेंट। सोलर एनर्जी, हमारे पास सोलर एनर्जी के लिए जो कंडीशंस है वो ऑलरेडी बहुत फेवरेबल है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स चाहिए वहां पे हमारी डिपेंडेंस है, जैसे कि कंपोनेंट्स लाइक पॉलीसिलिकॉन, इंगोट्स एंड वेफर्स। ये तीनों की बात आई है प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। The production capacity of monocrystalline silicon ingot is expected to जो है quintuple, that is 5-fold by 2025 from 2 gigawatt in 2023। तो हमारी 2023 के अंदर इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट है, जो कि हम 5 गुना कर सकते हैं। किसकी कैपेसिटी है? मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगोट्स की। एंड बट इट वोंट बी एनफ टू मीट द डिमांड इन द कंट्री, बट स्टिल अभी भी हमारी कंप्लीट डिमांड जो है वो पूरी इससे नहीं हो पाएगी। हमारी डिपेंडेंसी है, इसी वजह से आपको पता है मेनली ऑन द कंट्री दैट इज चाइना।
Now, several solar equipment manufacturers in the country significantly depend on Chinese supply chain, है ना? And the single source concentration risk in several product areas exposes India to potential supply chain disruption. तो अगर हमारा चाइना के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाएगी, जिससे कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकती है एंड करेंसी रिस्क ऑल्सो. सो इंडिया टास्क इज कट आउट. तो इस वजह से इसको कट आउट करना हमारी एक टास्क है. इसके ऊपर हमारा जो आगे जाके इकोनॉमी के अंदर फोकस रहने वाला है. इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है तो उसमें हम यही समझते हैं कि अभी तक की बातें बता रहा है कि इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और माना जाता है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बजट के अंदर उन सब चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए, और आगे इकोनॉमी इस बात का ध्यान रखे ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके हम लोग ग्रोथ की तरफ जा पाए बेटा. तो नेक्स्ट है अनदर प्रायोरिटी रिलेटेड टू द अबव दैट कॉल्स फॉर कैलिब्रेटेड एंड केयरफुल अप्रोचेस क्लाइमेट चेंज. और इंडिया को किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? क्लाइमेट चेंज. उसके साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन जो कि पूरा वर्ल्ड चाहता है. ट्रांजिशन मतलब आपके नॉन रिन्यूएबल से लेके हम किस तरफ को मूव करना चाहिए, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ. Now, public policy will have to recognize the role of energy security. इस वजह से हमारी पब्लिक पॉलिसी फोकस करे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, इन एनहांसिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस. इससे हमारी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बढ़ जाएगी. ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन स्टेबल. तो ये OECD की जो आपकी रिपोर्ट है नवंबर की, उसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है ओवरऑल वैसे स्टेबल रही है. Global GDP growth is projected to strengthen slightly to 3.3% in 2025 and remain stable at this level through 2026. और ये स्टेबल ग्रोथ आपकी चल रही है ग्लोबल लेवल पे, और 2025 में ये रहेगी 3.3%. ये आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट ग्लोबल लेवल पे है, और आगे चल के 2026 में भी वो कहीं ना कहीं यही स्टेबिलिटी शो करेगी. इन OECD इकोनॉमीज जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी मॉडेस्ट relative to the pre-pandemic period at 1.9% in both 2025 and 26. लेकिन OECD इकोनॉमीज के लिए ये 1.9% की बात कर रहे हैं. In non-OECD economies, aggregate growth is also anticipated to remain broadly stable. इसके बाहर जो कंट्रीज रह गए हैं वहां पे भी स्टेबल ग्रोथ की बात हो रही है. Around its current pace with emerging Asia continuing to be the biggest contributor to global growth. और एशिया का काफी बड़ा रोल है ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, और ये कंसिस्टेंट ही चलेगा. इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू फॉल फर्दर, और ओवरऑल ये रिपोर्ट कहती है कि इन्फ्लेशन जो है कम होगी. हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज कंटिन्यूड टू ईज इन मोस्ट कंट्रीज थ्रू 2024. आपके OECD नेशंस के अंदर इनफैक्ट हेडलाइन जो है आपकी इन्फ्लेशन कम ही रही है, लेड बाय फर्दर फॉल इन फूड एनर्जी गुड प्राइसेस के अंदर कमी आई. हाउएवर सर्विसेज प्राइस जो है वहां पे इन्फ्लेशन फिर भी देखी गई, इज स्टिल प्रोवाइडिंग परसिस्टेंट and was approximately 4% रही in the जो है median OECD economies in September. तो ये लास्ट ईयर की बात हो रही है. Looking ahead, annual consumer price inflation in G20 countries is expected to decline, और आपका annual जो है consumer price inflation आपकी इनफैक्ट G20 के अंदर भी कम होने वाली है. And by the end of the 25 or early 26, inflation is projected to be back to target in almost all remaining major economies. तो globally inflation जो है वो हमारी काफी हद तक कंट्रोल रहने वाली है, ये हमारा OECD की नवंबर की रिपोर्ट बताती है. As of January 2025, Organization for Economic Cooperation and Development had 38 member countries. थोड़ा सा OECD के बारे में जान लीजिए. अभी इसके एट प्रेजेंट 38 कंट्रीज है, जिसके अंदर कुछ कंट्रीज के नाम ये है: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चाइल्ड, चेक रिपब्लिक, then Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, South Korea, USA. These are major member nations. इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आपको ऑड वन आउट करके प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Then OECD was founded in 1961. Originally ऑर्गेनाइजेशन 61 में बनी to promote economic progress and world trade. एंड जो इसके मेंबर्स हैं, कंट्रीज प्रोड्यूस 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है. सो दिस इज ऑल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड गिवन इन द प्रीफेस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. और इसके बाद एक एक चैप्टर की समरी जो है मैं आगे वाली वीडियोस के अंदर आपके लिए लाने वाली हूं. तो प्रीफेस में अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो, वेल एंड गुड. प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो रहे हैं.
जहां जहां पे जिस इंडेक्स में डीप पर जाने की जरूरत थी वो भी मैंने आपको कवर करा दिया है। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। और वहां पे टेलीग्राम चैनल में आपको जाना है और देखना है वहां पे नाम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो ये अगर आप वहां पे देखोगे देन यू कैन ज्वाइन माय चैनल और वहां पे आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जल्दी ही लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। थैंक यू सो मच अगेन।